डॉक्टर राहुल चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। मेरा पहला पॉडकास्ट हो रहा है किसी साइंटिस्ट के साथ में। आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो स्टार्टअप हर कोई बोलता है, ये कोई स्टार्टअप इंडिया में नहीं हो रहा है। सवाल है ना, जैसे कि लॉरियल है या एस्टे लॉडर है या कोरियन बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं, वो क्यों मार्केट को रूल कर रहे हैं और हमारे जो इंडियन ब्रांड्स है वो क्यों रूल नहीं कर रहे? उसका रीजन पता है आपको? अगर किसी का स्किन बैरियर पूरी तरह से डैमेज हो गया हो तो सबसे पहला स्टेप उसको कौन सा लेना चाहिए और किन चीजों को तुरंत अवॉइड करना चाहिए जिससे रिपेयर प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए? ठीक है, स्किन बैरियर जो डैमेज होता है, पहले मैंने आपको बताया तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी है क्या? पहले तो सबसे पहले सही बताना आप, 100% कि लगाना जरूरी है क्या? 100%। स्किन केयर तो एक लग्जरी टाइप का हो गया ना, मतलब पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा वहाँ पे। जो रोज जोमेटो से मंगा रहे हो तब तो ठीक है, जोमेटो से एक बार ऑर्डर करो कितना लगता है? 50 रुपए में तो कुछ नहीं आता। यही आपकी स्किन पे कुछ लगाना है तो सब कुछ महंगा हो जा रहा है। हाँ। जो बनवाने वाला है उसे नहीं पता। इवन आई हैव सीन कि कुछ क्योंकि उस समय और भी ब्रांड्स के फाउंडर्स आते थे, वो बोलते थे, उसको बोलते थे मैन्युफैक्चरर को, भैया ऐसा बना दो कि मुंह ना जले। अल्कोहल फ्री एक ब्रांड है बहुत फेमस, ठीक है, नाम मैं नहीं लूंगा। तो वो शार्क टैंक में आया था। शार्क टैंक में उनकी पूरी पिच यही थी, अल्कोहल फ्री स्किन केयर ब्रांड है वो। तो शार्क टैंक में जो एक जज हैं, उन्होंने उनसे पूछा, भैया आप अल्कोहल फ्री बोल रहे हो, आपके पैकेट में पीछे तो अल्कोहल लिखा हुआ है। अब इतने ब्रांड्स आ रहे, हमारा डिफरेंट पॉइंट क्या होगा? क्या बोल के बेचे हम? भाई वो भी हाइलोनिक एसिड है, हमारा भी हाइलोनिक एसिड है, तो क्या बोले इसमें फलाना पपाया एक्सट्रैक्ट है, इसमें वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, इसमें ऑनियन है। तो आज इंटरनेट पर मोस्ट मतलब सर्च टर्म क्या रही कि कोरियन स्किन, फ्लॉलेस ग्लास जैसी स्किन को कैसे पाया जाए। आप सर्च करोगे तो मिलियन सर्चेज है उस पर। वाकई में ये पाया जा सकता है? डॉक्टर राहुल चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। मेरा पहला पॉडकास्ट हो रहा है किसी साइंटिस्ट के साथ में सर। मैं सारे फाउंडर से तो मिला हूँ, उनकी मानसिकता मैंने जानी है, माइंडसेट मैंने समझा है कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, बट पहली बार मैं एक साइंटिस्ट फाउंडर से मिल रहा हूँ, तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है आज। सर, ये साइंटिस्ट बनने का सपना कैसे, मतलब आपने कैसे जिया? मतलब क्यों, आपके पेरेंट्स की वजह से आपने सोचा कि साइंटिस्ट बनूं, या फिर क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं ना कि मेरा बेटा या तो एस्ट्रोनॉट बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, मतलब वैसा। तो उनका सपना आपने जिया या फिर आपको साइंटिस्ट बनना था? नहीं, एक्चुअली उनका सपना तो था सरकारी जॉब कि IAS IPS इस टाइप का कुछ अच्छी पोजीशन जो है गवर्नमेंट की, वो उनका सपना था। बट मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही ना इन चीज़ों में था, खोज में, कि कुछ रिसर्च करना है, कुछ ऐसा चीज़ें करनी है। तो जैसा मैं आपको अभी हमारा जो छोटा सा डिस्कशन पहले भी हो रहा था कि मैं स्कूल में आई वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज। इट्स नॉट लाइक कि मेरा दिमाग तेज़ नहीं था, दिमाग तेज़ था, बट आई यूज टू मतलब थिंक कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं इस पे हम क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे कोई भी चीज़ का, बस हम पढ़े जा रहे हैं। जैसे ग्रेविटी है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना ग्रेविटी क्या चीज़ होती है, लेकिन अभी क्या है कि ग्रेविटी इज एक्चुअली नॉट देयर, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, नया आ गया क्या? नया आ गया। ग्रेविटी होता बॉडी है जो न्यूटन कह रहा है कि नीचे खींच रहा है, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होल टुगेदर। तो वो जो आइंस्टाइन की कॉन्सेप्ट है थ्योरी, उसके हिसाब से ग्रेविटी का डिफरेंट डेफिनेशन हो चुका है। क्या है आप बता दो थोड़ा सी। नहीं, वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो अपना स्पेस टाइम मैट्रिक्स आपको अगर पता हो, वैसे तो इट्स नॉट अ 2D मैट्रिक्स, लेकिन अगर आप बनाएं जैसे किसी भी बोर्ड पे, तो स्पेस और टाइम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उसमें जो भी हमारे जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, जो भी मटेरियल है जिसमें मास होता है, वो उसको थोड़ा सा ना उसको वो मतलब क्या कहते, कर्व ले आता है, उसमें कर्वेचर ले आता है स्पेस टाइम में। तो कर्वेचर की वजह से जो है हमको वो फील होती है ग्रेविटी। आप समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो? हाँ, समझ पा रहा हूँ थोड़ा। तो ये वो नहीं है कि ग्रेविटी खींच रही है हमें, इज जस्ट द कर्वेचर दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अर्थ है मान लीजिए, उसका थोड़ा हैवी मास है, तो जो मून है वो इस वजह से नहीं घूम रहा कि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर ली, बिकॉज वो कर्वेचर आ गया अर्थ की वजह से, तो कर्वेचर की वजह से वो ऐसे ऐसे घूमने लग जा रहा है उसके आसपास। जैसे चार तरफ से आप एक चादर पकड़ लोगे ना, और बीच में एक हैवी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो क्या होगा? वो ऐसे नीचे वो स्पेस टाइम, अगर आप समझो चादर स्पेस टाइम में, बीच में अगर सन है मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है, वो कर्वेचर आ गया, अब कोई भी चीज आप उस चादर में फेंको ना, ऐसे होके जाएगी, वो ऐसे ही घूमेगी। राइट। दैट हैपेंस, वो होता है। तो ग्रेविटी मेरे को सामान ऐसे गिर रहा है नीचे, अभी गिरा है वो, मतलब गिर नहीं रहा है, जस्ट दैट वो पाथ को फॉलो कर रही है, जो कर्वेचर बना है उसके पाथ को फॉलो कर रही है, जिसको हम सब सोचते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। ये नई थ्योरी है ये भी।
ये आ चुकी है काफी पहले, अब और भी नया इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कर्वेचर एक्चुअली हर किसी के अंदर जा रहा है, वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएंगे हम, बट एक सिंप्लीफाइड मैनर मैंने आपको ये बताई थी। तो सर साइंटिस्ट क्यों बने आप मतलब? तो साइंटिस्ट बनने का कोई ऐसा रीज़न नहीं था, सोच नहीं था कि मुझे साइंटिस्ट बनना, बट आई यूज टू लव रिसर्च। तो मैं मतलब इन चीज़ों में मुझे बहुत रुचि थी। घर जाके डिस्कवरी, नेट जियो मैक्स, ये सब देखना। स्ट्रिंग थ्योरी में देखता था, स्कूल में तो स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ाई भी नहीं जाती, पर डिस्कवरी में उस समय स्ट्रिंग थ्योरी देखता था। ये सब फिजिक्स और ये सब बायोलॉजी, ये सब देखता रहता था। उसके बाद फिर मेरा रुचि हुआ कि हाउ मेडिसिन्स वर्क, मेडिकेशंस कैसे काम करती है, उनका स्किन जो बॉडी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या इफेक्ट होता है उनका। तो उसके लिए फिर मैंने फार्मा ज्वाइन किया। तो मेरी जो बैचलर्स है वो मैंने JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी से करी है, और वो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। मैसूर में भी उसका एक राइट, और यहाँ पे भी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वहाँ से मैंने फार्मा करी, और उसके बाद मैंने अपनी जो मास्टर्स है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द का वो राइट। हाँ, उधर से मैंने अपनी मास्टर्स करी फार्माकोलॉजी में, एंड आई वाज द टॉपर देयर। उसके बाद मैंने जो अपनी PhD है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में करी, जिसमें फार्माकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का कोलैबोरेशन था। वो मैंने जर्मनी से करी थी। आपने क्या सीखा मतलब एज ए साइंटिस्ट बने आप? मतलब मैंने फार्माकोलॉजी सीखा, ऐसे मेडिकेशंस का इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे वो सीखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीखा, कैसे कैसे होता है। न्यूरोसाइंस में कैसे कैसे ब्रेन एक्टिविटी ऑल्टर होती है, मेडिकेशन से कैसे ऑल्टर होती हैं। अगर किसी को कोई इशू है जैसे एपिलेप्सी है तो उसमें क्या होता है, ब्रेन कैसे काम करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बेसिकली मैंने सीखी है रिगार्डिंग हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स एंड व्हाट हैपन व्हेन इट डज नॉट वर्क। और जब आप ड्रग्स लेते हैं या फिर कुछ भी आप लगाते हैं, चाहे स्किन केयर प्रोडक्ट हो या जो ओरल मेडिकेशन है, तो उससे वो कैसे चेंज करती है उस चीज़ को। जैसे कोई दवाई की बात कर सकते हैं, जनरल दवाई की बात करते हैं, जैसे मान लो कॉम्बिफ्लाइम होती है या फिर डोलो होती है, वो उसकी बात कर सकते हैं? हाँ, तो लेकिन वो स्किन फार्माकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है? नहीं, वो तो आपने बोला कि कुछ आपने दवाई ली तो उसको, हाँ, वो जनरल बात हो सकती है कि हाँ वो क्योंकि आपका जब भी फीवर होता है तो फीवर के जो जिस वजह से होता है वो एंटीबैक्टीरियल नहीं होती है, वो कॉज को किल नहीं करती, वो सिम्टम्स को कम करती है। ठीक है, जो आपका फीवर, जो बॉडी में जो टेम्परेचर राइज होता है, वो आपका बॉडी का एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। भाई जब भी आपके इन्फेक्शन होती है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो कि आपके जो थर्मोस्टैट है ब्रेन में जो होता है उसको वो करते हैं एक्टिवेट, और जिसके साथ को बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाए। वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, वो कोई इन्फेक्शन या रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते, कॉम्बिफ्लाइम वगैरह। अच्छा, ऐसे एज ए साइंटिस्ट आपने बड़े बड़े कर ली, उसके बाद में आपने कितने टाइम तक जॉब करी थी और कौन सा फॉर्मूले आपने बनाए हैं? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मतलब फॉर्मूले बनाए इन द सेंस, मैं फार्मा कंपनीज के लिए काम करता था और कोलैबोरेशन चल रहा था फार्मा कंपनीज के साथ। वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है यूरोप में कि जितनी भी केमिकल कंपनीज हैं और फार्मा कंपनीज हैं, जाइंट्स जो हैं, वो रिसर्च लैब के साथ कोलैबोरेट करती है फॉर डेवलपिंग समथिंग न्यू, कोई नया प्रोडक्ट बनाओ उसके लिए। मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट की तो बात नहीं हो रही, मॉलिक्यूल इंग्रेडिएंट्स के लेवल तक की रिसर्च होती थी। अच्छा, है ना, प्रोडक्ट तो बात की बात आ गई है। तो वो सब हम करते थे, हम टेस्टिंग करते थे। जैसे मेरी जो वाइफ हैं, उन्होंने अपनी PhD केमिस्ट्री में करी, तो वो नए नए मॉलिक्यूल्स बनाती थी, और मेरा काम होता था, हमारी डिपार्टमेंट था उसका काम होता था उनको टेस्ट करना, इनके एफिकेसी को टेस्ट करना कि कैसे काम कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सही है कि नहीं है, वो सब हमारा काम होता था। मॉलिक्यूल बनाए क्या होते हैं थोड़ा समझाओ ना। मैं पूरा पॉडकास्ट में समझने की कोशिश करूंगा बहुत सारी चीजें में, ताकि लोग ये भी देखें कि यार साइंटिस्ट की जो जॉब होती है वो किस तरह की होती है, वो क्या करता है एक्चुअली। अब देखिए, जैसे अब कैसे बताऊँ मैं, जैसे नाइसिनामाइड, कोई भी सरल भाषा में समझाओ ना, कि मतलब कोई जैसे नमक का कोई मॉलिक्यूल हो गया, मतलब कुछ इस तरह से, ताकि एकदम लोगों को समझ में, अच्छा ये होता है क्या मॉलिक्यूल इन द सेंस में। देखो, अब कोई भी नया इंग्रेडिएंट आप जब बनाते हो, हाँ, ठीक है, तो वो इंग्रेडिएंट बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। जैसे आप पैरासीटामोल हो गया, चलो आप उसी के खत्म सबकी समझ लेते हैं, हाँ सब समझेंगे। हाँ, अब पैरासीटामोल आप जाते हो दुकान पे, आप मांगते हो पैरासीटामोल 500 mg, 650 mg, ये सब डिफरेंट उसकी जो है फॉर्मुलेशंस मिलती है, मतलब कैपेसिटी। उसमें आपको पता है कि भाई मैंने ये लिया है, ये मेरा काम करेगा, कैसे पता आपको? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, मल्टीपल रिसर्च हुई है, जिसमें ये पाया गया कि इस कॉन्सेंट्रेशन में पैरासीटामोल जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन को एफिकेसी देगा मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ। तो ये जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते ना किसी भी नए मॉलिक्यूल के, पैरासीटामोल एक नया इंग्रेडिएंट ही मानो आप, जैसे मान ली उस समय नया इंग्रेडिएंट था, उसका सीधा मार्केट में थोड़ी ना उतारेंगे, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके बहुत सारे, पहले उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, ठीक है, उसमें आप लैब्स में टेस्ट करते हो, एनिमल टेस्टिंग उस समय होती है, अब तो खैर नहीं होती अपनी। उसके बाद आपके ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं,
क्योंकि उसकी डोसेज ह्यूमन में फिक्स करनी होती है। उसके बाद अगर उसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, तब जाके डिसाइड होता है कि ये इसकी डोज है जिसमें ये अपनी मैक्सिमम एफिकेसी दिखाएगा विद मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। वाह, तो एक मॉलिक्यूल बनने में कितना टाइम लग जाता है, मतलब कि? डिपेंड करता है कोविड है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो सारे लोगों ने फट करके वैक्सीन बनाई थी ना। राइट। बट नॉर्मली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, रिसर्च करना, नया मॉलिक्यूल निकालना, उसी में इतना टाइम लगता है, उसकी एक्सट्रैक्शन करना। क्योंकि एक्सट्रैक्ट या तो आप केमिकली बना रहे हो या फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करके नया मॉलिक्यूल निकाल रहे हो। फिर उसकी एफिकेसी देखना इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, या फिर जो आपकी जो स्लाइड्स होती हैं लैब्स में, उसे जिसे बोलते हैं डिश, पेट्री डिश जिसे बोलते हैं, उसमें वो टेस्ट करना किसी सेल लाइंस के ऊपर। उसमें अगर एफिकेसी दिखती है इन विट्रो में तो इन वीवो करते हैं। इन वीवो में थोड़ा एनिमल टेस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें एफिकेसी और डोसेज डिसाइड होने के बाद उसको फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में लाया जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल स्टेजेस होती है। उसके बाद उसको एफडीए अप्रूवल मिलता है, जब वो सारे रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट करके देती है एफडीए, तो तब जाके वो आती है। ऐसे नहीं कि लैब में बन गई और नेक्स्ट डे मार्केट में। पर आजकल के जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब आप तो साइंटिस्ट थे, अब आप फाउंडर बन गए। हाँ। अब आप खुद की कंपनी बनाए हो, तो आपने तो प्रोडक्ट तुरंत बना दिया होगा। नहीं, अब यही तो गड़बड़ है। जो ये प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, सबसे पहले तो आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो स्टार्टअप हर कोई बोलता है, ये कोई स्टार्टअप इंडिया में नहीं हो रहा है, सब एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने भी बोला है 2-3 दिन पहले न्यूज़ में, वो सच बोला उन्होंने। क्योंकि स्टार्टअप आप तब कहते हो किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ही यूनिक और ऐसी चीज़ बना रहे हो जो कहीं नहीं बनी है, बहुत आपने इनोवेटिव चीज़ कर डाली, ठीक है। मतलब आपने कोई बैटरी टेक्नोलॉजी कर दी या कुछ आपने ऐसा नया टेक्नोलॉजी कर दी। अदरवाइज व्हाट यू आर डूइंग, जैसे हम भी स्किन केयर बना रहे हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी हाईली रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। हम कोई नया इंग्रेडिएंट नहीं बना के दे रहे हैं अपनी तरफ से। आप समझ रहे हो? जैसे मैं सेरामाइड्स बोल रहा हूँ, ठीक है, तो सेरामाइड कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं कि मैंने इजाद किया, ये इजाद हो चुका है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, उसको हम लोग इंडिया में लाए कि भैया सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर है। तो वो अलग चीज है और स्क्रैच से बनाना एक टोटली डिफरेंट थिंग है, उसमें तो टेस्टिंग चाहिए। राइट। तो मतलब आपने मतलब कहीं से प्रोडक्ट सोर्स करके ला रहे हो, कुछ मिक्सिंग कर रहे हो, फिर एक नया प्रोडक्ट बना के दे रहे हो? नहीं, हम इंग्रेडिएंट सोर्स करके लाए। इंग्रेडिएंट सोर्स कर लो और मशीन बनाएंगे। देखो, इंग्रेडिएंट साइंस इज अ डिफरेंट थिंग। जो मैंने आपको अभी बोला था, ऐसे सेरामाइड हो गए, नाइसिनामाइड हो गए, पैरासिटामोल हो गए, फॉर्मुलेशन साइंस इज टोटली डिफरेंट। फॉर्मुलेशन साइंस एक आर्ट होती है साइंस से ज्यादा। ओके, आप समझ रहे हो? जैसे कि अब मैं बताता हूँ, जो जितने भी इंडियन ब्रांड्स हैं आज तक किसी फॉरेन ब्रांड का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? राइट। हाँ, सवाल है ना। जैसे कि लॉरियल है या एस्टे लॉडर है या कोरियन बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं, वो क्यों मार्केट को रूल कर रहे हैं और हमारे जो इंडियन ब्रांड्स है वो क्यों रूल नहीं कर पाए? उसका रीजन पता है आपको? पहले मेरे को तो ये पता है कि उनको कंपनी बेचनी होती है और बिकती नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग इंडिया में कंपनी बनाते हैं बेचने के लिए, कस्टमर जाए तेल लेने। आप समझे मेरी बात? भाई मैं भी यही बात कर करेक्टली, यही तो आप जो बोल रहे हो वही फैक्ट है। R&D का किसी को कोई होश नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्वालिटी तो आप भूल ही जाओ, R&D में तो क्वालिटी क्या ही होगी। लॉरियल अपने सबसे ज्यादा फंड जो यूटिलाइज करता है R&D में, इसलिए वो दुनिया को रोल कर रहा है। वो लोग हर चीज R&D से शुरू करते हैं, मार्केटिंग उनके लिए हमेशा सेकेंडरी होती है, प्राइमरी हमेशा R&D होता है। पर इंडिया में क्या है? इंडिया में तो भाई ये हिसाब है, R&D क्या होती है हमें नहीं पता, बिल्लियों कंगी बेचो, वो वाला हिसाब है। राइट, यही होता है। हमारे 5 साल में कंपनी बनाई, वैल्यूएशन बढ़ाया, बेचा, चले गए। फिर क्या हुआ? फिर रोते रहते कि इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं कम्पीट कर पाते, क्योंकि किसी को कुछ आता ही नहीं है। अभी जैसे मतलब वी आर दी ओनली ब्रांड जो साइंटिस्ट लेड ब्रांड है। कितने ब्रांड हैं इंडिया में साइंटिस्ट लेड है? मैं तो पहले ब्रांड से मिल रहा हूँ। मैं अगर मैं इतने पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं तो पहले ब्रांड से मिल रहा हूँ आज। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, तो जब हमने सोचा कि एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ को स्किन केयर का बहुत शौक है, प्लस शी इज अ साइंटिस्ट, उन्हें फॉर्मुलेशन आती है और मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है फॉर्मुलेशंस का। तो मैंने उनको ऐसे एक दिन रैंडमली बोल दिया, यार हम लोग को इतना नॉलेज है, हम खुद का क्यों नहीं बनाते हैं? उन्होंने ओके बोल दिया। मुझे भी नहीं लगा था ओके बोलेंगी। बस उसके बाद क्या, अपना सब नौकरी छोड़ छाड़ के अब लोग 2019 में आई थिंक हम इंडिया वापस आए। चला 2020 में लॉकडाउन हो गया। 2019 में सब छोड़ के इंडिया आगे स्टार्ट करने के, वहाँ क्यों नहीं किया स्टार्ट आपने? वहाँ इसलिए नहीं कि वहाँ पे ऑलरेडी एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। आप समझ रहे हैं बात? इंडिया में कहाँ स्टैंडर्डाइज है? वहाँ पे तो आपको हाई क्वालिटी ऑलरेडी मिल रही है। वहाँ पे एवरीवन इज फोकस्ड ऑन R&D। इंडिया में तो नहीं है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि अब इंडिया जाते हैं, वहाँ पे इस चीज़ का स्कोप होगा, वहाँ R&D नहीं है, वहाँ हम लोग शुरू करेंगे साइंटिस्ट लेड ब्रांड करके कुछ ऐसा। तो आए तो जरा 2020 में लॉकडाउन हो गया, तो ना वहाँ के रहे ना यहाँ।
बट हमने 1 साल जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हमने बहुत सारा रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े। उसी दौरान हमने एक इंस्टा हैंडल स्टार्ट किया था फॉर स्किन केयर साइंस। तो उसमें हम हार्डकोर एकदम जो साइंस, फॉर्मुलेशन साइंस, इंग्रेडिएंट साइंस के बारे में डिस्कस करते थे और वो इतना अच्छा चला था वो हैंडल। अब तो खैर हम वो यूज़ नहीं करते। तो उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल डर्मेटोलॉजी और साइंटिस्ट उसको फॉलो करने लग गए थे। 2020 में हमने वो किया था। राइट। तो उसके थ्रू हम बहुत सारे डिस्कशंस करते थे डर्मेटोलॉजिस्ट से, साइंटिस्ट से कि व्हाट न्यू इज़ हैपनिंग इन स्किन केयर, क्या इंग्रेडिएंट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। उसी दौरान हमें बहुत सारे इंडियन ऑडियंस के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। राइट। उससे हमें पता चला इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट था जो मिसिंग था उस समय। अच्छा, क्या मार्केट है वो मार्केट था बेसिक्स का। Everyone was running behind serums. ये सीरम लगा दो, वो सीरम लगा लो, ये सीरम लगा लो, बट नो वन वाज केयरिंग अबाउट द बेसिक्स। और बेसिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन केयर। सीरम तो एक लग्जरी है कि आपको कुछ हो गया तो आपने सीरम लगाया। और बाय द वे अगर आपका स्किन सेंसिटिव है और आपका जो बैरियर है, आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी स्किन की डैमेज है, सीरम आपको ज़्यादा मतलब नुकसान ही देगा, फायदे की जगह, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है थे। तो हमको लगा वी हैव टू ब्रिंग अ ब्रांड जो बैरियर केयर फोकस्ड हो, सेंसिटिव स्किन केयर फोकस्ड हो और बेसिक्स के लिए फोकस्ड हो। तो आपका जो ब्रांड है वो ना ब्रांड स्किन बैरियर पे ज़्यादा फोकस करता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि जो स्किन बैरियर होता है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम ही बोलते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में। तो होता क्या है कि स्पेशली इंडिया में अगर आप देखें हैं, हर किसी की स्किन सेंसिटिव और बैरियर डैमेज है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? पोल्यूशन। दुनिया भर का पोल्यूशन है यहाँ के। राइट। सन एक्सपोजर तो नेक्स्ट लेवल पे है, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। स्किन केयर का घंटा किसी को नहीं पता, रेयरली कोई करता है। आई होप आप करते होंगे। ठीक है, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा करने का। और जो कर रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है, वो ओवर स्किल केयर कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का ना एक लिमिट होता है। कोई चीज़ ना करना भी खतरनाक है और ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरम्स लगा दिए, ओवर एक्सफोलिएशन कर लिया, हार्श क्लेंजर्स यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन ऊपर से अलग है। फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपको जो लाइफ स्टाइल है, पहले आप लोग महीने में एक बार जाते थे, अब तो जोमेटो और सब हाथ में ही है आपके, फट से ऑर्डर किया और हो गया। हाँ, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमारा लाइफस्टाइल पूरा मेस्ड अप है। तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है गट ब्रेन स्किन एक्सिस। ठीक है, यानी द कनेक्शन बिटवीन द गट, द ब्रेन एंड द स्किन। तो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, चाहे वो आपकी स्किन पे हो रहा ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेसर्स जैसे यूवी हो गया या पोल्यूशन हो गया या इंजरी हो गई, या फिर स्ट्रेस ड्यू टू अनहेल्दी ईटिंग जो आप खा रहे हो उससे गट पे स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, स्लीप डिप्रिवेशन है, रात रात को रील देख रहे हैं 2-2 बजे तक, है ना, नींद खराब कर रहे हैं अपनी, या फिर जो ट्रॉमा जैसे इमोशनल ट्रॉमा होता है। तो ये सब चीज़ें ना ये एक्सिस को एक्टिवेट कर देती है। और ब्रेन में ना एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सिक्रेट करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसे बोलते हैं। वो वहाँ से रिलीज होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में ही होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको एक्टिवेट करता है और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। ये थोड़ी साइंटिफिक तो टर्म्स हो गए, ठीक है, चलेगा। और वो जाके आपके जो रीनल ग्लैंड्स के जो ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, जो आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उस पे एक्ट करता है और कॉर्टिसोल जो कि एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन है बहुत तगड़ा, उसको रिलीज करा देता है। बस कॉर्टिसोल रिलीज हो गया, साथ में कुछ अलग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो गए, साइटोकाइंस वगैरह, आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन, बाकी सब इन्फेक्शन, रिएक्शन, सेंसिटिविटी सब शुरू हो जाती है। ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म है जब भी आपकी स्किन पे, क्योंकि हम लोग सनस्क्रीन तो वैसे भी ना के बराबर ही लगाते हैं, तो यूवी वगैरह ये जो होते हैं पोल्यूशन, ये आपके स्किन में जाके आपके जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको जो है प्री मेच्योर एजिंग होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स और फाइन लाइंस होना शुरू हो जाती है, सैगिंग होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये चीज़ें एक्टिवेट करती हैं एक ऐसा चैनल जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स नर्व एंडिंग्स जो हैं वो स्किन के नीचे जो होती है नर्व एंडिंग्स, उसमें एक चैनल होता है आयन चैनल, TRPV1 चैनल बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट कर देती हैं और ये एक्टिवेट होते ही क्या करता है, ये बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और बहुत सारे जो है केमिकल्स और न्यूरोपेप्टाइड्स ये सब निकालता है, जो जाके आपके लिए और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आपके स्किन पे करती है। ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड में बोल रहा हूँ, इसे मैं चाहूँ तो कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता हूँ, बट ये इट्स द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे आई थिंक दैट आई कैन पुट इनटू, जिसकी वजह से होता है। तो बेसिकली आपका पूरा लाइफस्टाइल, स्किन केयर ना होना, साथ में आपका ईटिंग हैबिट्स और आपका स्लीपिंग हैबिट्स और वर्कआउट, मतलब बहुत सारी चीजें मैटर कर रही है इसमें। इसमें एक चीज नहीं है, कोई चीज नहीं हो सकती। गाँव में रहे, मतलब आप कह रहे हो अच्छे से गाँव में रहे, खेत वेत जोते वहाँ पे और सन वन ले और बैठे चाय वाय, चाय नहीं तो प्रॉब्लम, और थोड़ा छाछ वाछ पिए और लाइफ एकदम सही जिए,
काश ऐसा हो जाओ, सब वही चाहते हैं। जब 60+ हर कोई गाँव की तरफ ही दौड़ता हाँ, है ना। मतलब अभी तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, पैसे वैसे कमाओ, अच्छा फार्म हाउस लो, ऐड आजकल यही तो आता है, ऐड 3 बीघा की जमीन लो और उसमें आपको वेल मैनेज्ड फार्म हाउस मिलेगा, जिसमें गाय भी है, आप पेड़ वो खाना वाना भी उगा सकते हो। आई कम फ्रॉम हिमाचल, सो वहाँ का जो एयर इंडेक्स है वो तो ऑफकोर्स बेटर है, तो मैं भी तो यही सोचता हूँ 60 का हो जाऊंगा, वहाँ चला जाऊंगा। वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन का रहता है, ऑफकोर्स पोल्यूशन कम है, बट तो फिर भी करना पड़ेगा। अच्छा, स्किन की बात कर ही रहे हैं, तो मतलब अगर अगर किसी का स्किन बैरियर पूरी तरह से डैमेज हो गया हो, तो सबसे पहला स्टेप उसको कौन सा लेना चाहिए, और किन चीज़ों को तुरंत अवॉइड करना चाहिए जिससे रिपेयर प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। देखिए, स्किन बैरियर जो डैमेज होता है, पहले मैंने आपको बताया क्यों डैमेज होता है स्किन बैरियर आपका, ठीक है। वो जो आप एक तो स्किन केयर नहीं कर रहे हो, या तो बहुत बहुत ज़्यादा स्किन केयर कर रहे हो, वही प्रॉब्लम है। यूवी पोल्यूशन, ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, तो सबसे आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है। और जब आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है ना, तो बहुत सारे उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका ड्राइनेस होने लग जाएगी, स्किन पैची होने लग जाएगी, ठीक है, स्केली होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप एक्सेस ऑयलीनेस भी हो सकती है। वो होता है क्या है कि जब आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है, तो आपका ट्रांस एपिडर्म और वाटर लॉस ज़्यादा होने लग जाता है, यानी कि जो मॉइस्चर स्किन में है वो जाने लग जाता है, एनवायरनमेंट में उड़ने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है उसको मैसेज करती है ब्रेन को कि भाई वाटर लॉस हो रहा है, तो ब्रेन उसे क्या है, काउंटरएक्ट करने के लिए और ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करवाता है, ठीक है। तो हमारे पोर्स और ऑयल सिक्रीट कराते हैं, उससे क्या होता है, उससे जो आपकी स्किन की जो शेडिंग है, जो नॉर्मली 5 to 6 वीक्स लगते हैं शेड होने में सेल्स को, वो इनहिबिट होने लग जाती है, और वो जो शेडिंग होनी चाहिए थी स्किन सेल्स की, वो जाके क्लॉग कर देती है पोर्स को, वो स्किन सेल्स। और आपके स्किन पे एक बैक्टीरिया होता है जिसे प्री एक्नेस बोलते हैं, प्रोपाइरी बैक्टीरियम एक्नेस, ठीक है। वो उसे फूड की तरह यूज करता है, वो जो क्लॉग्ड पोर्स के अंदर जो सेल्स हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, एक्ने, सेंसिटिविटी, इन्फ्लेमेशन सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जब भी आपको जो स्किन बैरियर है, अगर आपका डैमेज और आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी, रेडनेस, इचिंग, बर्निंग जो भी है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कर रहे हो तो बंद कर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है वो। और आपको सबसे पहले लेना है एक जेंटल क्लेंजर। जेंटल क्लेंजर 4.5 to 5.5 pH का आप ले सकते हो। वो आपके मॉइस्चर को मतलब बाहर नहीं निकालता, वो आपके एकदम मॉइस्चर इंटैक्ट करके रखता है आपके स्किन का, ठीक है। उसके बाद आपको एक अच्छा सेरामाइड बेस्ड बैरियर बूस्टिंग मॉइस्चराइजर चाहिए। आप उसमें क्या क्या देखना है आपको, कि उसमें सेरामाइड्स है कि नहीं, उसमें कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, उसमें फ्री फैटी एसिड्स है कि नहीं, साथ साथ उसमें कामिंग इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं, जैसे एलेंटॉइन हो गए, नाइसिनामाइड हो गए, ये सब है कि नहीं, साथ साथ उसमें कोई हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं, जैसे हाइड्रोनिक एसिड हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब आपको देखना है एक अच्छे सेरामाइड मॉइस्चराइजर में। और उसके बाद अगर एएम रूटीन है आपका दिन में, तो आप उसके लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाइए, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा, एक बात है, इंडिया में ऑलरेडी पॉल्यूशन है, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स भी खराब हो चुकी है, सब कुछ खराब हो चुका है, एक तरह से मान के चल ले, सन का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, भी मान लिया अपन ने, और ये आपने बता दिया बहुत हार्मफुल है, ऐसे 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 ऐसा हो रहा है। तो अब बात होता है इंडिया में जहाँ पे लोगों के पास खाना खाने के ढंग के पैसे नहीं है, तो वहाँ पे स्किन केयर तो एक लग्जरी टाइप का हो गया ना, मतलब पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। अच्छा, आप वो भी देखने जाते हैं तब पैसे नहीं लगते हैं, 250 लेके 500 से भी होती है, 400 की तब तो ठीक है। जो रोज जोमेटो से मंगा रहे हो तब तो ठीक है, जोमेटो से एक बार ऑर्डर करो कितना लगता है, 50 रुपए में तो कुछ नहीं आता। यहीं आपकी स्किन पे कुछ लगाना है तो सब कुछ महंगा हो जा रहा है। हाँ, तो ये तो मतलब एक वो मतलब दोगले बनोटी बात होगी, है ना। देखिए ऑफकोर्स सी बात है, स्किन केयर ना सबको करना चाहिए, अब अपने अपने हिसाब से कर लो। अब मैं तो वैसे भी खिलाफ हूँ एक्सेसिव स्किन केयर के। अब देखो, अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड करते हैं और आपका ऐसा कोई प्रोफेशन है कि आपको मीडिया में सामने आना है, जो भी है, तो आप डर्मेटोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्लिनिक्स पे जाओ, वो महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराओ। लेकिन एक बेसिक स्किन केयर हर किसी को करना चाहिए। उसमें यही क्या है, क्लेंजर लगाने, जेंटल एक अच्छा मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन, खत्म करो कहानी। क्यों उसमें इतना ज़्यादा कि ये भी लगाना है, वो लगाना, वो महंगा, ये महंगा के चक्कर में पड़ जाएंगे, और रोज़ जो इतना खर्चा कर रहे हो वो कुछ नहीं, है ना। अपने शरीर पे जो लगाना है उसमें हम कंजूसी करेंगे, है ना, और फिल्म स्टार की पॉकेटें भरते रहेंगे उसकी मूवी देख देख के, समझ लो भाई मैंने तो वैसे मूवी देखी नहीं 2016 के बाद। मैं किसी भी मैंने कोई मूवी नहीं देखी। इंटेलेक्चुअल हो। मैं कि, मैं किसी भी कोई भी मूवी मैंने लास्ट देखी थी, बताता हूँ, गब्बर मूवी आई थी। क्यों देखी थी? गब्बर, वो भी मतलब मेरी शादी होने वाली थी, तो वाइफ ने बोला कि एक मूवी देखे है क्या। मैंने बोला मेरे को शौक तो है नहीं गब्बर देखने के बाद बोले। फिर हम तो गए ही नहीं ना, उसके बाद तो हम दोनों ही, वो भी नहीं गई कभी, मैं भी कभी नहीं गया आज तक मूवी देखने। और आप विश्वास नहीं करोगे ना, तो मैंने कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देखी होगी, कोई भी मूवी का नाम लेना मुझे नहीं पता। ये बोलते हैं सब कि सर थोड़ी मूवी देखो आपको और नॉलेज मिलेगा। मैं कहा तुम मेरे को नोट डाउन करके दे दिया करो कि उस मूवी में क्या बात हुई थी।
मेरा भी सेम है, और भी उतना मूवीज पे शौक नहीं रखता। अच्छा, इंडिया में स्किन केयर ब्रांड्स हर दूसरे दिन नया आ रहा है। मतलब अब मान के चलो, मैं तो खुद इतने फाउंडर से मिला हूँ तो कम से कम 10-12 स्किन केयर वालों से तो मैं मिल ही चुका हूँ मिनिमम, और रोज नए खुल रहे हैं। और फिर एक और दूसरा ब्रांड आता है कोरियन ब्रांड, ठीक है। तो लोग उसकी एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है कि यार मेरी एकदम ग्लास जैसी स्किन हो जाएगी और मैं इसको लगा लेता हूँ, पर वो ब्रांड इंडियन ब्रांड को नहीं लगाना है। तो क्यों, मतलब वहाँ वही क्यों एडॉप्शन हो रहा है ऐसा? देखो, ग्लास स्किन ना एक मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ग्लास स्किन कुछ नहीं होता है, अगर आप उसे थोड़ा साइंटिफिक वे में बोलोगे तो वो होता है मोस्टली हाइड्रेटेड और हेल्दी स्किन जिसे बोलते हैं, जिसका नेचुरल ग्लो होता है। क्योंकि देखो, पोर्स और टेक्सचर्स वो सबकी स्किन में होता है, चाहे वो कोरियन स्किन हो, इंडियन स्किन हो, यूरोपियन स्किन हो, कोई स्किन हो, पोर्स और टेक्सचर सबकी स्किन में होते हैं और वो बहुत नॉर्मल है, राइट। ठीक है। तो वो तो एक मार्केटिंग टर्म हो गई, ग्लास स्किन। पर ग्लास स्किन हम भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। जैसे मैंने कहा, जो इंडिया में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा, अच्छा थर्ड पार्टी से याद आया, मैं आपको एक बढ़िया सा एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं इंडिया में आया था तो फर्स्ट टाइम मैंने भी सोचा था कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो है हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई डो नॉट कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, माँ बाप तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे और हमारा सारा ग्रुप साइंटिस्ट होगा, कोई मार्केटिंग वाला भी नहीं, कोई कनेक्शन दिलवा दे। तो हमने सोचा ठीक है, फॉर्मुलेशन तो हमने डेवलप कर रखी, किसी से बनवा लेंगे। तो पूरा 1 साल हम लोग अच्छे से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के पास गए भाई साहब। तो वहाँ पे जो हमने देखा वो देख के हम लोग हैरान हो गए। और ये चीज़ मैंने नहीं बोली, ये चीज़ इवन जो बेलाविटा के फाउंडर हैं उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो इंडिया में है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर उनके सेम ही होते हैं, सबके सेम है। बेसिकली आप सेम प्रोडक्ट लगा रहे हो, वाइट लेबलिंग हो रही है, हाँ राइट, है ना। तो 2019 में तो आई वाज नहीं, तो मुझे नहीं पता था, तो मैं अपनी फॉर्मुलेशन लेके गया के पास, उससे वो रेप्लिकेट ही ना हो पाए क्योंकि उन्हें वो फॉर्मुलेशन साइंस ही समझ में नहीं आ रही थी। एक होता है लैब में बनाना, फिर उसे रेप्लिकेट करना मास स्केल पे, वो उनसे हो ही नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे बोला, एक ने अच्छा खासा बड़ा मैन्युफैक्चरर था, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बनाता है, बोला सर आप कहाँ इनोवेशन के चक्कर में पड़ रहे हो, इंडिया है, गंजे कंगी बेचो, क्या कर रहे हो ये सब। बोलो उसके। हाँ, तो देखो क्लोज डोर्स में तो सब बहुत बोलते हैं, है ना, बाहर जाके सब वो हम बहुत अच्छे, इनोवेशन कुछ नहीं हो रहा है इनोवेशन, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता। हाँ सही और बात। कहाँ से पूछोगे, साइंटिस्ट कहाँ चला रहे हैं। उसके बाद जो है एक दूसरे के पास में गया, वो भाई साहब तो अलग ही लेवल पे थे, वो बहुत सारे ब्रांड्स का बना रहे थे एक साथ। तो उसमें एक बेबी केयर ब्रांड का, काफ़ी फेमस बेबी केयर ब्रांड है, उसका वो प्रोडक्ट बना रहे थे। तो जगह नहीं थी फाइनल प्रोडक्ट रखने की, अभी फीलिंग से पहले का प्रोसेस सही है, तो खुला था वो। तो उन्होंने उस कंटेनर को वॉश बेसिन के पास रख दिया। अब आप सोचो किस लेवल का कंटेमिनेशन हो सकता है, बेबी प्रोडक्ट का वो वॉश बेसिन के पास रख रहे थे। तो मैंने बोला ये तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को तो इन्होंने एकदम पतंग बना के उड़ा दिया। हाँ, तो वहाँ से भी हमारा कट गया। तो ऐसे हम बहुत सारे ब्रांड्स के पास गए, फिर एक ब्रांड का तो मैंने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास गए हम। फिर एक मैन्युफैक्चरर का मुझे थोड़ा सही लगा, तो मैंने उसके कुछ सीरम जो दूसरे ब्रांड्स के लिए बनाता है, नाइसिनामाइड सीरम मैंने यूज़ किया लगाने के लिए, उनकी ऐसा क्वालिटी बनाता है। तो जब मैंने उसे यूज़ किया, मेरी पूरी स्किन जो है वो मतलब इरिटेट हो गई और रेड हो गई पूरी। तो मुझे लगा नाइसिनामाइड सीरम तो एक्चुअली में कामिंग इंग्रेडिएंट, तो ये साला स्किन को कैसे बर्न कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा भाई मुझे इसका COA दिखाओ, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वो हर केमिकल का एक होता है, ठीक है। तो उसमें मुझे पता चला कि उसने बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का, लो क्वालिटी का नाइसिनामाइड यूज़ किया। अब होता क्या, केमिकल्स में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी होती है, ठीक है। जैसे IP, BP, USP, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये हर कंट्री के अपने खुद के स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इनमें मोनोग्राफ्स होते हैं, यानी कि इसमें एसेज वगैरह होते हैं टू टेल कि कोई भी इंग्रेडिएंट की हाईएस्ट प्योरिटी कैसे कितनी होनी चाहिए और उसमें इम्प्योरिटीज का लेवल कितना होना चाहिए, ये उसमें बताया गया। राइट। तो अगर आपने कोई केमिकल बनाया है और वो सारे स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो आप अपने केमिकल को बोल सकते हो, जैसे नाइसिनामाइड IP ग्रेड, या हाईएस्ट क्वालिटी ग्रेड है, या USP ग्रेड, या UV ग्रेड। उसके नीचे फिर आते हैं कॉस्मेटिक ग्रेड, फूड ग्रेड। तो उसने भाई साहब एकदम लो क्वालिटी का नाइसिनामाइड लगाया था जिसमें इम्प्योरिटीज की मात्रा ज़्यादा थी, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी होते हैं, नियासिन भी बोलते हैं, वो इम्प्योरिटी जो है कई लोगों के स्किन को रिएक्ट कर सकती है, तो वो मेरी स्किन को रिएक्ट करनी थी क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। मतलब आप साइंटिस्ट फाउंडर हो इसलिए पता चली, इसलिए को मान लो अगर मैं जाऊं, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये बनाना, ये प्रोडक्ट बनाना, बना के दे दे, यही तो वो तो दे देगा वो तो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन ब्रांड्स नहीं कम्पीट कर पा रहे, क्योंकि जो बनाने वाला है उसे नहीं पता, जो बनवाने वाला है उसे नहीं पता। इवन आई हैव सीन कि कुछ क्योंकि उस समय और भी ब्रांड्स के फाउंडर्स आते थे, वो बोलते थे कि मेरे सामने ये बंद होती थी उनकी, उसको बोलते थे मैन्युफैक्चरर को, भैया ऐसा बना दो कि मुंह ना जले, बाकी हम देख लेंगे। और फिर जब मैंने उससे पूछा तूने नियासिनामाइड इतना घटिया क्वालिटी क्यों डाला, कहता सर फाउंडर ने बोला है कि हमें 200 रुपये या 150 रुपये के अंडर बेचना है, तो आप क्वालिटी अगर डिग्रेड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से बनेगा, क्योंकि जो सस्ता होगा
तो घटिया क्वालिटी का इंग्रेडिएंट सस्ता ही आता है, थोड़ा महंगा जो होता है इंग्रेडिएंट वो थोड़ा महंगा आता है, तो ये सब उन्हें करना पड़ता है एज पर द फाउंडर्स। तो ये तो सीन है। तो आप ये बोले कि हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड जैसे क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है, ना बनाने वाले को कुछ पता है ना बनवाने वाले को कुछ पता है। तो आपको लगता है आप इस फील्ड में आ गए हो, तो आपको लगता है कि इंडियन मार्केट में आप बनाओगे इस चीज को? इंडियन का हम तो इंटरनेशनल मार्केट को टक्कर दे सकते हैं। आप जैसे कोरियन स्किन केयर की आप बात कर रहे हो, कोरियन स्किन केयर इज वेरी गुड, बट आप ये देखिए कि उनके वहाँ पे या यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके वहाँ की जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा कोल्ड की तरफ ज़्यादा होता है, ठंडा ज़्यादा होता है, उनकी स्किन ड्राई ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे नीड लॉट ऑफ लेयरिंग या फिर ज़्यादा हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन, नरिशमेंट, ये सब। बट अब वही सेम चीज़ अगर हम इंडिया में अप्लाई कर दे तो सबको तो सेम इफिकेसी नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहती है, ठीक है। मोस्टली लोगों का ऑयली स्किन होता है, तो उसमें अगर आप बहुत ही थिक मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हैं, 10-10 स्टेप्स कर रहे हैं अपनी स्किन पे उनकी तरह, तो आपकी स्किन को उससे हार्म ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो आज इंटरनेट पर है ना मोस्ट मतलब सर्च टर्म क्या रही कि कोरियन स्किन, फ्लॉलेस, ग्लास जैसी स्किन को कैसे पाया जाए। आप सर्च करोगे तो मिलियन सर्चेज है उस पर। तो क्या वाकई में ये पाया जा सकता है? वही बात है कि कोरियन स्किन की जो ग्लास स्किन है, जो उसको मैं बोल रहा हूँ ग्लास स्किन ना बोल के, कि हाइड्रेटेड एंड वेल नरिश्ड, जो नेचुरल ग्लो जिसमें स्किन का आता है वो आप पा सकते हो। हाँ, ग्लास स्किन इज अ मार्केटिंग टर्म। अब मैं आपको सच बताऊँ तो कोई भी स्किन, जैसे मैंने बताया कि पोरलेस नहीं होती, सबके स्किन में पोर होता है, चाहे कोरियन स्किन हो, इंडियन स्किन हो, यूरोपियन, और सबके स्किन में टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी अगर कंसिस्टेंट एक अच्छी स्किन केयर रिजीम है जिसमें आप अच्छे जेंटल क्लेंजर को यूज कर रहे हो, अच्छा हाइड्रेटर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज कर रहे हो, सन प्रोटेक्शन दे रहे हो, बीच बीच में आप जेंटल एक्सफोलिएशन कर रहे हो, ठीक है, लैक्टिक एसिड से सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, फिर बीच बीच में आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो, ठीक है। जो अगर आपका रूटीन इज ऑन प्लेस, ठीक है, और आप लंबे टाइम तक कर रहे हो, तो आपका बैरियर जो है ना, स्किन बैरियर, वो अच्छा होता चला जाएगा। और जितना स्किन बैरियर अच्छा होगा उतना आपका स्किन ग्लो करेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, व्हाई आई एम सो मच फोकस्ड ऑन स्किन बैरियर, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम स्किन बैरियर डैमेज की वजह से ही होता है। और जो कोरियन स्किन केयर है वो स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने में ही उनका सारा फोकस रहता है। स्किन बैरियर को कैसे वेल हाइड्रेटेड रखे, वेल प्रोटेक्टेड रखे, वेल नरिश्ड रखे, जिससे आपकी स्किन का एक नेचुरल ग्लो आए। अच्छा, मेरे जैसा बंदा, मैं तो कभी स्किन रूटीन कभी किया नहीं मैंने, तो ठीक है, तो मेरे जैसे हजारों बंदे होंगे जो स्किन रूटीन करना चाहते होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दो। बिगिनर है हम लोग, एकदम बेबी, छोटे बच्चे, वही तो क्या क्या करें बताओ? पहला दूसरा तीसरा बताओ। पहला स्टेप, जेंटल क्लेंजर। जेंटल क्लेंजर ही क्या होता है मेरे को बताओ। जेंटल होता है आपकी स्किन के लिए 4.5 to 5.5, वही हो गया ना जेंटल का। ये क्या है 4.5 5.5? ये होता है, ये एक ऐसी रेंज होती है जो आपकी स्किन के लिए सही होती है, क्योंकि जो आपके हार्श क्लेंजर्स होते हैं ना, हाँ पीएच, जो आपके हार्श क्लेंजर्स होते हैं ना उनका बहुत हाई पीएच होता है, ठीक है, तो बहुत बेसिक पीएच पे चले जाते हैं, जो मतलब 7 से ऊपर बेसिक होते हैं, 7 से नीचे एसिडिक होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी पीएच का पता लगा सकता है, कोई भी प्रोडक्ट लगा क्या पीएच लिखा हुआ है उस पे, तो बिल्कुल अगर कोई क्लेंजर है जेंटल तो उसे पीएच बताना चाहिए कि कितना पीएच का है वो। अच्छा, तो खरीदे वही जिस पे लिखा हो, ये बेस्ट है। नहीं तो वो पता कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, वो ले लिया पहले। तो वो मार्केटिंग कर रहा है जेंटल क्लेंजर। जेंटल क्लेंजर मतलब उसे पीएच बताना पड़ेगा कि पीएच क्या है उसका। कोई भी चीज अगर आप सेंसिटिव स्किन के लिए बना रहे हो तो आपको पीएच बताना पड़ेगा क्लेंजर में, क्योंकि आपकी ऑलरेडी स्किन सेंसिटाइज्ड है। आप बहुत ही ज्यादा हार्श क्लेंजर अगर यूज करोगे वो स्किन बैरियर को और फर्दर डैमेज कर देगा, तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। तो इसीलिए किसी को भी, चाहे आपकी स्किन सेंसिटाइज्ड हो या ना हो, या नॉर्मल हो या ऑयली हो, डजंट मैटर, बेसिकली हम सबको एक जेंटल क्लेंजर ही यूज करना चाहिए ताकि आपका स्किन का मॉइस्चर जो है वो इंटैक्ट रहे, जिसका पीएच 5 से कम हो। 4.5 to 5.5 ये रेंज होती है। अच्छा, 4.5 to 5 हो। हाँ, ठीक है। और क्या करेंगे उसके बाद? जैसे मैंने बोला कि एक बैरियर बूस्टिंग सेरामाइड मॉइस्चराइजर, जिसमें मैंने बोला था कि आपका सेरामाइड्स होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल्स होने चाहिए, फ्री फैटी एसिड्स होने चाहिए, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट जैसे कि आपका हाइलोनिक एसिड हो गया, या फिर ग्लिसरीन हो गया, या फिर आपके सूदिंग इंग्रेडिएंट्स एलेंटोइन हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, वो ऑयल को भी कंट्रोल करते हैं, ये सब उसमें होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप दिन में यूज कर रहे हो स्किन केयर, तो एएम रूटीन में आपका सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 वाला होना चाहिए, बस खत्म को। उसके बाद अगर आपको इसके अलावा पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि हमने तो कभी किया नहीं, बेसिक से एक बार स्ट्रॉन्ग हो गए और आपके उसके बाद भी कोई इशू आ रहा हो कि स्किन कंसर्न तो आएंगे, कम हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें भी एक्ने होता है भाई, ऐसा तो नहीं कि एक्ने ही नहीं होगा किसी को, तो वो होता है क्योंकि जैसा मैंने बोला था, और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं स्किन इश्यूज के। तो जब भी होगा, जैसे आपको ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो आप 2% BHA यूज कर सकते हैं। एक्ने हो रहा है, जेंटल एक्ने है, मतलब ज्यादा हाई ग्रेड का एक्ने नहीं है,
तो अब रेटिनॉल हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हाई रेट है तो अब तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका स्किन में पिगमेंटेशन वगैरह है तो उसमें भी रेटिनॉल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अदरवाइज आपका विटामिन सी हो गया, नाइसिनामाइड, बेसिकली ये गिन के आप उंगली पे गिन सकते हो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद का जितना भी है ना, ये जो आप बोल रहे हो कि इतने सारे ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो खाली वो मार्केटिंग गिमिक। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मार्केटिंग गिमिक, मोस्टली मार्केटिंग गिमिक है, वो इसलिए है क्योंकि होता क्या है, और इसमें ना केमिकल कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं और जो स्किन केयर ब्रांड्स है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और उसका रीज़न ये है कि भाई कोई भी चीज़ जो आदमी जो लोग हैं, हम लोग को एक ही चीज़ अगर सब स्टैंडर्ड रहेगी तो सब बोर हो जाएगी ना। बोर चीज़ तो किसी को पसंद नहीं चलेगी। अब इतने ब्रांड्स आ रहे हैं, हमारा डिफरेंट पॉइंट क्या होगा, क्या बोल के बेचे हम, भाई वो भी हाइलुरोनिक एसिड है, हमारा भी हाइलुरोनिक एसिड है, तो क्या बोले इसमें फलाना फलाना पपाया एक्सट्रैक्ट है, हाँ, इसमें वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, इसमें ऑनियन है, उसमें लहसुन है, फिर एक गार्लिक चीज है बेस्ट। तो एक में किसी कोई बोलता है कि कोरल रीफ, रेड एल्गे एक्सट्रैक्ट, और ये वो सब ड्रामेबाजी। देखो होता क्या है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया, विटामिन सी, रेटिनॉल हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सेरामाइड, नाइसिनामाइड, ग्लिसरीन, ये सब बहुत हाईली रिसर्च इंग्रेडिएंट्स ही, हाईली मतलब इन पे मतलब बहुत सारे पेपर्स हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर है जिसमें कंसिस्टेंटली इन्होंने रिजल्ट्स दिखाए। अब होता क्या है, केमिकल कंपनियां करती कि उन्हें पता है कि ये इंग्रेडिएंट हो गया और मैं तो कुछ नया तो लाना मार्केट में, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट लेगी कैसे कॉस्मेटिक कंपनी, ठीक है। और कॉस्मेटिक कंपनी नई नई आएंगी कैसे फिर, राइट। तो कुछ भी ये एक्सट्रैक्ट जो मैंने बोला, ये एक्सट्रैक्ट हुआ, एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट ऐसा नहीं है, एफिकेसी भी देता होगा, बट ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो भी एफिकेसी दे रहा है। आप समझ रहे हो बात। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं केमिकल कंपनीज जो है इसके पास, ब्रांड ओनर्स के पास, और बोलते हैं सर ये एक एक्सट्रैक्ट आया फलाना फलाना, इस पे आप मार्केटिंग करो, लोग लेंगे, क्योंकि लोगों को ये सब फैंसी वर्ड्स में बहुत अच्छे लगता है ना, वाटरमेलन और ये सब। तो वो फिर वो चीज़ पे वो खेलते हैं कि हमारा ये एक्सट्रैक्ट है, और कुछ नहीं है, सब फसाड है और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात, सनस्क्रीन की बात करते हैं। सनस्क्रीन लगाना जरूरी है क्या? पहले तो सबसे पहले सही से बताना आप, 100% कि लगाना जरूरी है क्या? 100%, क्योंकि बीच में अभी आपने अगर सोशल मीडिया, तो खैर आप नहीं देखते, आपने बताया, बट एक ट्रेंड चला था कि सनस्क्रीन नहीं लगाना है। वो मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि उसका लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं, बिकॉज इतने सारे रिसर्च में ये पाया गया है, प्रूवन है कि सनस्क्रीन ना लगाने से आपको स्किन के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्किन कैंसर। नहीं लगाने से? हाँ, ना लगाने से आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अब लोग क्या सोचते हैं इंडिया में कि हमारी स्किन तो डार्क है, हमारा तो डार्क होने का रीज़न भी है कि मेलानिन, जो कि एक पिगमेंटेशन वाला जो एक होता है आपका केमिकल, तो मेलानिन जो होता है, मेलानोसाइट सिक्रीट करते हैं और वो हमारे स्किन में ज़्यादा होता है, तो हमारी स्किन थोड़ी सी डार्क होती है एज कंपेरिजन टू जो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग होते हैं। तो ऑफकोर्स उनकी जो सन को बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी वो हमसे कम है, बट उसका मतलब ये नहीं कि सन हमें हार्म नहीं करेगा। सन हमें भी सनबर्न दे सकता है, हमें भी स्किन के सारे इश्यूज दे सकता है, इन्फ्लेमेशन दे सकता है और कैंसर भी कर सकता है। अब होता क्या है कि इंडिया में तो खासकर मैं बोलूँगी, इतने ज़्यादा सनी एरिया है इंडिया में, इधर तो खासकर आपको लगाना है, प्लस पोल्यूशन भी है, राइट। सन में बेसिकली 3 टाइप के रेस होते हैं, ठीक है, UVB, UVA और UVC। जो UVC होता है सबसे हार्मफुल होता है, बट वो अपर एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाता है, तो वो नीचे तक नहीं आता। उसके बाद आता है आपका UVA और UVB। जो UVB होता है वो आपकी सुपरफिशियल स्किन पे एक्ट करता है, मतलब आपकी आउटर मोस्ट लेयर्स पे एक्ट करता है, और उधर आपको सनबर्न्स और बाकी सब इन्फ्लेमेशन ये सब दे सकता है। और UVA जो होता है वो थोड़ा डीप जाता है आपकी स्किन में, और आपके जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स हैं उसे डैमेज करता है, और प्रीमेच्योर एजिंग, सैगिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस ये सब करता है। तो इसके लिए आपको एक SPF 50 PA+++ लगाना ही लगाना चाहिए। तो ये क्या होता है SPF और PA क्या होता है सनस्क्रीन में? SPF और PA एक्चुअली बताता है कि कोई भी सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि नहीं। अच्छा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि वो UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही। SPF is sun protection factor for UVB and PA is protection against UVA। ठीक है, तो SPF और PA हर कंट्री जो है अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा उन्होंने प्रोसेस को मॉडिफाई किया है, बट जो बेसिक प्रोसेस है उसमें ऐसा होता है, स्पेशली SPF के केस में, कि सेट ऑफ इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं, ठीक है, ये टेस्टिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें एक सेट ऑफ इंडिविजुअल के सनस्क्रीन लगाई जाती है ऑन एरिया ऑफ द बॉडी जो नॉर्मली एक्सपोज नहीं होता स्किन से, जैसे बटक्स वगैरह वो एक्सपोज नहीं होते सन से, और दूसरे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को नहीं लगाया जाता, ठीक है, और दोनों को UV लैम्प के अंडर रखा जाता है, और फिर टाइम नोट किया जाता है कितनी देर में उनको इन्फ्लेमेशन, रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हुई है, ठीक है। तो ये जो टाइम गैप होता है ना, ये होता है SPF 30, 50, 30-50 आप देखते हो ना, ये वो होता है। तो जो SPF 50 एंड PA+++ वाला जो है ना,
वो हर किसी को लगाना चाहिए क्योंकि ये आपको अच्छी प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम बोथ UVA और UVB। ये लिखा होगा मतलब उसके अंदर आप जब लोगे सनस्क्रीन, हाँ, SPF 50 PA++ तो मिनिमम होना, ये तो लिखा होगा उसके अंदर, लिखा होना चाहिए। अब कोई बोल रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और लिखा नहीं है PA++, तो वो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं मानूंगा मैं। अच्छा, पिंपल और एक्ने होने का असली कारण क्या होता है? सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही होता है क्या ये, या किसी भी स्किन टाइप वालों को हो सकता है? सबको हो सकता है, किसी को हो सकता किसी को भी, ड्राई को हो सकता है। मेरी वाइफ का जो स्किन है वो ड्रायर साइड ज़्यादा है, उनको होता। बट दिस देयर आर मेनी रीजंस, पहले तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट्स UV एक्सपोजर, पोल्यूशन, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस। प्यूबर्टी में हमारे हार्मोन्स का जो काफ़ी रश होता है उसमें हो सकता है, प्लस जो विमेन की जो मंथली साइकिल्स होती है उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अच्छा, एक चीज और आ रही है इसके अंदर, जैसे मॉइस्चराइजर भी होता है और एक व्हाइटनिंग क्रीम भी होती है। तो मॉइस्चराइजर आप लगाते हो स्किन डल हो जाती है, पर व्हाइटनिंग क्रीम आप लगाते हो तो आपकी स्किन एकदम भूरी हो जाएगी। अच्छा, पहला पार्ट का तो ये आंसर है कि जो मॉइस्चराइजर है अगर आप गलत लगा रहे हो तो डल होने के चांस है। गलत लगाने से क्या मतलब? मतलब आपकी स्किन अगर ऑयली है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कोरियन स्किन के, उनको ज़्यादा हाइड्रेशन और नरिशमेंट चाहिए क्योंकि उनके वहाँ पे थोड़ा सा एनवायरमेंट वैसा होता है, उनकी स्किन थोड़ा ड्रायर साइड ज़्यादा होती है। अब उसे सीधा उठा के हमने अपनी ऑयली स्किन पे लगा दिया तो वो आपकी स्किन को कंजेस्टेड कर देगी क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है। यू नीड अ लाइट वेट मॉइस्चराइजर, ठीक है। आपने लगा लिया हैवी मॉइस्चराइजर तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगी और स्किन का ग्लो कम कर देगी, जिससे डल हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को डल कर रहा, गलत मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को डल कर रहा है। आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा। अब वाइडनिंग जैसे आप बोलते गोरापन, बट मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा और आपका स्किन का एक टोन है, ठीक है, उसमें अगर डार्क स्पॉट और हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है जो नॉर्मल टोन से ज्यादा डार्क है, उसके लिए आप बिल्कुल आप स्किन केयर करिए। उसके लिए दुनिया भर के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन पे भी जा सकते हैं। विटामिन C है, नाइसिनामाइड है, रोहिनॉल है, जेंटल एक्सफोलिएशन है। बट ये एक अलग चीज़ है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और गोरापन होने वाला जो है ना वाइटनिंग, इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अभी इंडिया का क्या प्रॉब्लम है, आप बाहर भी विदेश घूमते होंगे तो मैं तो कहीं नहीं गया हूँ आज तक। अच्छा, मेरे तो कहीं जाना ही नहीं है, मेरे को यहीं रहना है इंडिया में। नहीं घूमने नहीं, घूमने भी नहीं गया हूँ मैं आज तक। वेरी सैड, थोड़ा बहुत जाओ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि बाहर के लोग दे ऑलवेज ट्राई टू गेट टैन, उनको ये वाली स्किन पसंद है, वो धूप के नीचे मरे रहते हैं टैन होने के, वही ठीक है। और हम मरे हुए कि भैया गोरा होने को। इंडिया में जो ये फैसिनेशन है ना कि सुंदरता इज इक्वल टू गोरापन, हाँ, ये जानी चाहिए। ये कुछ नहीं है, आपके अंदर के कॉन्शियस कर रही है आपको बेसिकली, जितनी भी ये जो कंपनीज है ये आपको कॉन्शियस कर रही है कि आप बेस्ट नहीं हो, गोरा आदमी बेस्ट है, राइट। तो ये चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और इसमें सबसे बड़ा दोस्त आपका जो है सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड का है। अब उनका तो चलो एक बार को मैं समझ भी लूँ कि उनका काम प्रोफेशन ये वो, ऑल द डजंट मैटर, क्योंकि हॉलीवुड में तो एकदम सांवले लोग और गंजे लोग, ड्वेन जॉनसन वो हीरो है, लेकिन हमारे यहाँ पे हीरो के एकदम बाल हो रहे हैं कि बाल लहराते हुए होने चाहिए, एक्टिंग वाले आए ना है। सेम गोज फॉर द फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है और उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। बट हाँ, वाइटनिंग क्रीम्स इफेक्ट देती हैं, ठीक है, उसमें लेकिन स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन पे करना चाहिए, और उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्यों लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को पकड़ना है, ठीक है। आप अपनी स्किन के नेचुरल ग्लो को बढ़ाने में फोकस करो रेदर देन बिकमिंग समवन जो कोई नहीं। राइट। अच्छा, एक है ना, एक थोड़ा पुराने लोगों को चैलेंज कर दो अभी आप। चैलेंज ये है कि जो दादी नानी के जो नुस्खे होते थे, होम रेमेडीज, कि भाई ये लगा लो ठीक हो जाएगा, पिंपल हो गया तो ये लगा लो, डार्क स्किन हो गई तो ये लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो होम रेमेडी जो दी जाती थी, क्या वो वास्तव में सेफ थी, सेफ है, सेफ रहेगी, या आपका कोई नया विचारधारा इसमें? देखिए, ये जो दादी नानी के नुस्खे या होम रेमेडी आप बोल रहे हैं, ये किसी किसी के लिए काम करती हैं, ठीक है, ये तो है फैक्ट। लेकिन किसी के लिए इसके लिए काम नहीं भी करती हैं क्योंकि इनका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। हम जैसे हम लोग जब पैरासीटामोल की बात कर रहे थे उस समय, तो पैरासीटामोल जैसे 500 mg है, उसमें आपको पता है कि उतना ही अमाउंट है पैरासीटामोल का, जितना वहाँ क्लेम किया जा रहा है उसके उसमें मेडिसिन में पीछे उतना ही अमाउंट उसमें है, उससे ना 1 ग्राम ज्यादा ना 1 ग्राम कम, क्योंकि उसके पीछे हाई रिसर्च हुई है कि इस एग्जैक्ट अमाउंट पे ये एग्जैक्ट एफिकेसी मिलेगी विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स इन मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए हर किसी को उसका इफेक्ट दिखता है। आप पैरासीटामोल खाओगे आपका बुखार कम होगा, मैं खाऊंगा मेरा बुखार कम होगा, कोई और खाएगा उसका भी होगा। लेकिन ये सेम चीज जो है आपका होम रेमेडीज में नहीं होती, कि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज होने का मतलब क्या है, आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसका कोई एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी तो हो सकती हैं, वो आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। जैसे मैंने बोलता IPBP USP स्टैंडर्ड, वो तो आपने नहीं किया। कभी कभी हो सकता है किसी ये डिपेंड करता है आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो रॉ मटेरियल, किसी में इम्प्योरिटी ज्यादा हो सकती है, किसी में इम्प्योरिटी कम हो सकती है। आप तो नॉर्मल मिक्सिंग कर रहे हो ना, कोई इक्विपमेंट तो यूज नहीं कर रहे हो एक्सट्रैक्शन के लिए,
तो वो स्टैंडर्डाइजेशन ना होने की वजह से किसी किसी को वो सूट नहीं करती। जैसे टर्मरिक जो है कई लोगों को इरिटेशन दे देता है, क्योंकि उसमें जो इरिटेंट्स होते हैं वो सेंसिटिव स्किन वालों को इरिटेशन दे सकते हैं। सिमिलरली जैसे मेरे घर में 2 लोग हैं जिन्हें एलोवेरा से स्किन एलर्जी होती है, लेकिन कई लोगों को एलोवेरा बहुत अच्छा लगता है राइट स्किन को। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये कोई मतलब सबके लिए नहीं बना है। होम रेमेडीज काम करती भी हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए काम नहीं भी करती है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टिक करना चाहिए उन इंग्रेडिएंट्स पे जो हाईली रिसर्च्ड है और प्रूवन एफिकेसी उनकी आई है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे। अच्छा, आपका जो ब्रांड है राइट, फॉर्मूला RX है ना, ये तो प्रोडक्ट साइंस बेस्ड बना हुआ है, बट अभी दूसरे जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, आयुर्वेदिक स्किन केयर, नेचुरल, ऑर्गेनिक। हाँ 100% ऑर्गेनिक। हाँ मतलब 100% ऑर्गेनिक, 5000% ऑर्गेनिक, मतलब ये लगाओगे तो आप खुद भी ऑर्गेनिक बन जाओगे। खेत से निकाल के लगा लो। हाँ, तो मतलब इस तरह की एक्सपर्टीज सामने वाले लोगों की ये ऐसा कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब देखो ऐसा है कि आई डो नॉट नो 100% ऑर्गेनिक होता क्या है। कई लोग तो केमिकल फ्री भी बोलते हैं, ठीक है ये केमिकल फ्री है, ये 100% ऑर्गेनिक है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप मुझे बताना। ठीक है, मैं बताऊँ आप। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाँ, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड अब बताओ, एक सेकंड रुको, याद कर रहा हूँ। केमिकल ही है। हाँ, ये तो आपको लग रहा होगा कि हाँ तो केमिकल ही लग रहा है। वाटर। ठीक है, बाकी को H2 है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब मैंने डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोला आपको लगा केमिकल है, स्किन पे लगाऊंगा तो कुछ हो ना जाए, हाँ है ना। पर है ये पानी, तो एवरीथिंग इज केमिकल। ठीक है, आप कोई बोले केमिकल फ्री है, कई लोग बोलते हैं केमिकल फ्री है, ये भी मार्केटिंग आजकल नया ड्रामा चल रहा है। वो कुछ केमिकल फ्री नहीं है भाई, एवरीथिंग इज केमिकल। केमिकल्स का नाम ही खराब कर रखा है। हाँ, देयर आर गुड केमिकल्स, देयर आर बैड केमिकल्स। सिमिलरली कोई भी चीज 100% ऑर्गेनिक होने के लिए तो खेत से निकाल के मुंह पे लगा लो, अगर वो प्रोसेस होके आ रही है, क्योंकि प्रोसेस होके ही पैक होके आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि खेत से डाला और आपको दे दिया हाथों में, ठीक है। तो 100% ऑर्गेनिक भी ऐसा कुछ नहीं होता। और जो ये आयुर्वेदा है, इन पे मैं मानता हूँ आयुर्वेदा है, इसमें चीज़ें होती हैं, इनकी चीज़ें भी कई लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। बट वही वाली बात आ जाती है ना होम रेमेडीज़ वाले की, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसकी। जो मेडिसिन की जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, कोई मोनोग्राफ्स हैं, कोई इसका कहाँ कोई मोनोग्राफ है? नहीं है, कोई मोनोग्राफ नहीं है। कोई ऐसे नहीं है जिसमें ये बात बोल सके कि आपको ये चीज़ें करनी अगर इतनी क्वालिटी आपको चाहिए तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। कोई उपटन के बारे में बताओ, आपको पता है उपटन क्या होता है? उपटन, हाँ, उपटन लोग लगाते हैं ना हाँ, इस पे ही। हाँ उपटन लगाते हैं, वो तो मतलब एकदम वैसे रॉ ही होता है, वो तो कहीं से लेके आते हैं। प्रोसेस तो करते ही हैं, हाँ, पैकिंग करने से पहले से प्रोसेस तो करेंगे ही। तो उपटन जो है, उपटन ऑर्गेनिक या नेचुरल है क्या? फिर जो घर पे बनाते उसकी बात। घर पे उपटन बनाया वो ऑर्गेनिक, वो सही है क्या? देखो फिर वही वाली बात आ गई ना, इम्प्योरिटीज वाली बात। आप कुछ भी करो, आप ऑर्गेनिक लो, आप प्रोसेस लो, अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स अगर आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किए, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो सच में यूजफुल होने चाहिए उनकी परसेंटेज, और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है जो इम्प्योरिटीज हैं जिनसे इरिटेशन हो सकती है उनकी परसेंटेज अगर आपने स्टैंडर्डाइज नहीं करी, तो किसी किसी को काम करेंगे, किसी किसी को वो इरिटेशन दे सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो, अगर पर्सनली स्पीकिंग, हो सकता है कुछ कुछ लोगों को बुरा लगे, ये अच्छी चीज़ है जिसके लिए काम कर दी है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। बट मेरे हिसाब से अगर आपको सेफ रहना है अपनी स्किन के साथ, तो ऑलवेज गो फॉर इंग्रेडिएंट्स जो हाईली रिसर्च्ड हो, जिनका रिजल्ट्स रेसिप्रोकेट हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, उनके पे ही आपको जाना चाहिए। शादियों के अंदर आजकल क्या हो रहा है सर, कि कुछ वीडियोस भी देखे मैंने, शादियों के अंदर हल्दी लगाते हैं। हाँ, हैं, अब हल्दी लगा दी, पूरे दिन हल्दी से खेल रहे हैं, पूरा लगा दी हल्दी, ऊपर नीचे, मुंह पे, होठों पे, यहाँ पे। शाम को पता पड़ा तो दुल्हन की वो हो गया, कुछ परफॉर्म अगर ये होता है। तेरे भी रहेगा जा रहा है। तो वही जो मैं थोड़ी देर पहले बोला कि टर्मरिक लगाने से कई लोगों को सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हाँ, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, बैरर डैमेज। अब आपके हल्दी भी नहीं लगाई शादी में? अब देखो, अगर आपको ट्रेडिशंस को फॉलो करना है तो फिर तो आप गाड़ी में भी मत घूमो, हाँ, है ना। आप वो अपना उस पे आ जाओ, बैलगाड़ी पे आ जाओ, है ना। धोती में वो पैंट्स में भी क्यों जाए, वो तो कोई बात नहीं हुई ना। आप अपने ट्रेडिशंस को जरूर फॉलो करें, लेकिन किसी की अगर स्किन सूट नहीं कर रही तो थोड़ी ना आप उसको मतलब मार ही डालोगे कि भाई करना ही है तुझे को। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सस्ता प्रोडक्ट हमेशा खराब होता है और महंगा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होता है। मतलब एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं अपन दोनों, मैं इन्वेस्ट करता हूँ बढ़िया, एक 10,000 का प्रोडक्ट बनाते हैं, ये लगाओ तो बेस्ट है, क्या बोलते हो? नहीं, एक्चुअली सस्ता प्रोडक्ट हमेशा खराब होता है और महंगा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होता है, ऐसा जरूरी नहीं। अभी कई सारे ब्रांड्स जो महंगा बेचते हैं, पैकेजिंग पे काम करते हैं, अंदर होता गंदा प्रोडक्ट, मतलब घटिया प्रोडक्ट। देयर मेन फोकस इज ऑन कि पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए एकदम एस्थेटिक, कि भाई लोग देखते ही बोले यार ये सही है, बट वो भी सही चीज़ नहीं है। लेकिन सस्ता प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं उसमें भी हो सकता है।
तो दोनों चीज़ों में ही क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सस्ता ही अच्छा है या महंगा ही अच्छा है, दोनों में खराबी आ सकती है। Right. प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपका एफिकेसी दे, लेकिन उसका जो प्राइस है वो वैल्यू फॉर मनी हो, आपके लिए जस्टिफाइड प्राइस। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आपने भी ब्रांड बनाया, आपके साथ और भी कॉम्पिटिटर ब्रांड बने, कुछ ने तो 1800 करोड़ 3000 करोड़ की कंपनी बेच दी 2 साल में बना के। क्या आपको ऐसा फील आता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, मतलब मेरे को भी एक बना के ऐसा, वो तो प्रोडक्ट बन गया, क्या पता, वो मेरे को तो नहीं पता, साइंटिस्ट है नहीं है, बट शायद मैंने अगर बैकग्राउंड देखा होगा तो वो साइंटिस्ट तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई कई कंपनी में काम किया, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। सीए हाँ, तो अब आप बताओ कि एक सी एक प्रोडक्ट बना रहा है जो 3-4 हजार करोड़ की कंपनी बेच रहा है, और एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी कंपनी कितने चांसेस है कि 10,000 करोड़ में बिकेगी? ये तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था, देखिए वो सीए हैं, उनका अब सीए मेंटालिटी जो होती है, देखो वो कोई गलत बात नहीं, इट्स मोर टुवर्ड्स मॉनेटरी। ये वही तो नहीं, वो एक बार वो आता है सरदार भट्टी वाला, कि जसपाल भट्टी का वो आता था एक बार सीरियल पहले, जसपाल भट्टी में वो वाटर बॉल बनाएंगे, अपन बेचेंगे उसको। हाँ, तो ये सीए का मेन काम, सीए नहीं, देखो मैं ऐसे कोई पर्सनल वो नहीं कर रहा हूँ, बट एनीवेज जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से आते हैं उनका मेन काम इज नॉट कि वो ये सोचते कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, इसे इनोवेशन प्रोडक्ट बना दूँ। उनका काम होता है कैसे वैल्यूएशन बढ़ाए, कैसे इसको और ज़्यादा बड़ा ब्रांड बनाए, कैसे पैसा बनाए। और ये गलत बात नहीं है कि उनका प्रोफेशन वैसा, उनकी मेंटालिटी माइंडसेट वैसा सेट हो रहा। हमारा माइंडसेट था मोर अबाउट प्रोडक्ट, और ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता। फॉरेन ब्रांड्स में जैसे हमने लॉरियल की बात करी, वो सारे तो R&D करते हैं, पूरे वर्ल्ड को रोल कर रहे हैं। तो इंडिया में पहला ऐसा ब्रांड है जो साइंटिस्ट लेड ब्रांड है, तो हो सकता है ये पंजे जो आप कह रहे हो 10,000 करोड़ की कंपनी, बट ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। वी आर मोर फोकस्ड अबाउट द इनोवेशन पार्ट। अब देखो लास्ट 3.5 ईयर से हमारे सिर्फ 10 to 12 SKU ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि आए दिन हम नया, जैसे बाकी ब्रांड करते ना, आए से महीना ये, दूसरा महीना ये, तीसरा महीना वो, वैसा कुछ नहीं होता हमारा होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम ला रहे हैं ना, वो कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है या फिर उसका ऑलरेडी एक सोल्यूशन है जो अच्छा सोल्यूशन है, तो उसे लाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग लास्ट 3.5 ईयर से हमारे 10 to 12 SKU, लेकिन एक SKU बैंग ऑन है, मतलब वो कोई ना कोई इशू को सॉल्व कर रहा है। तो ये चीज़ है। और साथ में हमको जो ये मार्केटिंग गिमिक्स है वो भी हम लोग नहीं खेलते हैं। अच्छा, मार्केटिंग गिमिक्स से याद आया, मैं एक अभी आपने जो पहले सवाल पूछा था, आई फॉरगॉट टू ऐड दिस वन को, इज जीरो प्रिजर्व कुछ तो आप बोल रहे थे ना, नेचुरल, हाँ 100% ऑर्गेनिक। उसमें एक ये भी बीच में बहुत चला था, अल्कोहल फ्री। अल्कोहल फ्री एक ब्रांड है बहुत फेमस, हाँ ठीक है, नाम मैं नहीं लूंगा। तो वो शार्क टैंक में आया था, ठीक है। शार्क टैंक में उनकी पूरी पिच यही थी, अल्कोहल फ्री स्किन केयर ब्रांड है वो, अल्कोहल फ्री। तो शार्क टैंक में जो एक जज हैं, उन्होंने उनसे पूछा, भैया आप अल्कोहल फ्री बोल रहे हो, आपके पैकेट में पीछे तो अल्कोहल लिखा हुआ है, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें अल्कोहल लिखा हुआ, तो अल्कोहल फ्री बोल कैसे रहा? उन्हें पता ही नहीं। वो पूरी मार्केटिंग उस पर कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि पैकेजिंग में पीछे अल्कोहल लिखा हुआ है। हाँ, अब आपको बता दो, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आपको कार खरीदनी है, आप जब कार खरीदने जाओगे, शोरूम में जाओगे, तो शोरूम में आपके सामने इंजीनियर तो नहीं खड़ा होगा ना, जिसने कार डिजाइन करी बनाई, सेल्समैन ही खड़ा होगा। अब सेल्समैन से एक्सपेक्ट करोगे कि उसे सब कुछ पता हो कार के बारे में, जो भी आप पूछो उससे। तो ये सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं बेच रहा हूँ कोई चीज़, तो मुझे पता होना चाहिए, रिगार्डलेस मैं साइंस के बैकग्राउंड से आता हूँ या नहीं आता हूँ। सिमिलरली अगर आप एक फाउंडर हो, आप कोई चीज़ बेच रहे हो, वही नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको साइंस आनी चाहिए। अरे भाई, आप जो चीज़ के लिए बोल रहे हो अल्कोहल, जो देख तो लो पीछे मुड़ के कि मैं बेच कर रहा हूँ लोगों को। वो जो अल्कोहल था वो, और जो वो अल्कोहल फ्री बोल रहे थे, 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। अल्कोहल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ड्राइंग अल्कोहल्स, जिसको वो अल्कोहल फ्री कह रहे थे, वो होते हैं स्किन के लिए खराब, ठीक है, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, इथेनॉल हो गया, ये सब अल्कोहल ड्राइंग अल्कोहल्स होते हैं, स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। और एक होते हैं फैटी अल्कोहल्स, जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सीटाइल अल्कोहल हो गया, सीटराइल अल्कोहल हो गया। ये सब अल्कोहल स्किन को नरिशमेंट देते हैं, ये अच्छे अल्कोहल्स होते हैं। जो उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो था ना लिखा, वो फैटी अल्कोहल्स थे, और जो अल्कोहल बोल रहे थे वो ड्राइंग अल्कोहल्स थे। उन्हें पता ही नहीं था डिफरेंस, वो बस हो गया, वो उन्होंने डॉज कर दिया था खुशी। तो ये मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि इंडिया में ना बनाने वाले को पता है, ना बनवाने वाले को पता है, सिर्फ मार्केट, और ना बेचने वाले को पता है। वो पता ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। बस वो एक उन्होंने टर्म पकड़ ली है 100% ये फ्री, ऑर्गेनिक, प्रिजर्वेटिव फ्री। भाई प्रिजर्वेटिव फ्री क्यों? अगर आपके कोई भी आप फॉर्मुलेशन मारो उसमें वाटर है, हर किसी में मेनली वाटर होता है, अगर वो ड्राइड हो तो अलग बात है, अदरवाइज वाटर होगा।
तो वाटर है तो उसमें तो कंटेमिनेशन, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकती है, प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं डालेगा उसमें? Right. हाँ, प्रिजर्वेटिव फ्री करोगे 2 दिन में खराब जरूर हो जाएगा वो। लेकिन हाँ, अब आप प्रिजर्वेटिव अच्छी क्वालिटी यूज करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये बोलना मेरा तो ऑर्गेनिक है, अल्कोहल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, भाई देख तो लो तुम क्या डाल रहे हो। ये चीजें इंडिया में हो रही। डॉक्टर राहुल सर, पहली बार मैंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें एक नया पर्सपेक्टिव सामने नजर आया है स्किन केयर ब्रांड को लेके। आई होप जितने भी फाउंडर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस पॉडकास्ट से आपको 500% लर्निंग मिलेगी। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए पॉडकास्ट को देखना, तो शायद जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे होगे तो ये चीज़ें तो कम से कम ध्यान में रख सको। तो थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। काफ़ी गजब का पॉडकास्ट और आपने मेरी आंखें खोल दिया। अच्छा, आई होप मैं कुछ जो है मिथ्स जो है स्किन केयर के उनको बर्स्ट कर पाया आज। मैं बोलता रहा हूँ, आपने जो आज जो चीज़ें बताई है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने लेके आया है। फाउंडर तो बोलते थे कि चलो छोड़ दें, अलग अलग बातें हैं, बट इट्स ओके। बट आपका एक नया पर्सपेक्टिव है। आई होप, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू ब्रांड। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।